हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 जो कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका मॉड्यूल C का यूनिट 6 यानी चैप्टर 6 करेंगे। ये भी एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी यानी सरफेसी के बारे में ही है। तो सरफेसी एक्ट में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, मतलब कि जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको सिक्योर क्रेडिटर बोलते हैं। वो जो होता है उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं और वह कैसे बिना कोर्ट की दखल के कैसे उस प्रॉपर्टी को, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो है, उसको कैसे उस पर कार्रवाई करेगा, वो बताया गया है। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर की जो पावर होती है, ये बेसिकली ओवर राइडिंग इफेक्ट देता है किसको? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में क्या था कि पहले अगर आपके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज है भी, फिर भी आपको कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए होता था, कोर्ट से ऑर्डर लाना होता, फिर आप प्रॉपर्टी को बेच सकते थे या मतलब ट्रांसफर या रिलीज कर सकते थे, जिससे अपना अपना लोन चुकता कर सकते हैं। लेकिन सरफेसी के बाद ऐसा नहीं है, तो ये कहा गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को इसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया गया है। सेक्शन 13(2) जो नोटिस का है इसमें सरफेसी एक्ट का, उसमें कहा गया है कि जब कोई अकाउंट, जो भी बोरोवर है, वो जब NPA घोषित हो जाता है, उसके बाद उसके लिए नोटिस देनी होती है। उसी नोटिस को 13(2) की नोटिस कहते हैं। ठीक है, तो नोटिस जो है वो बोरोवर को दी जाती है, जिससे कि, और ये कहा जाता है कि भाई आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना लोन जमा करिए, जो भी आपका बकाया पैसा है वो। ठीक है, जो नोटिस है उसमें कितना अमाउंट पेबल है वो लिखा रहता है, और जो भी उसमें सिक्योर्ड की अगर आप उसको नहीं जमा करते तो क्या क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी रहता है कि सेक्शन 13(2) वाली जो ये नोटिस है, 13(2) 13(4) आपने सुना होगा, ये जब उसको प्राप्त होती है बोरोवर को, तो बोरोवर के पास ये ऑप्शन होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, मतलब खुद या अपने एडवोकेट या अपने किसी भी पर्सन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करवा सकता है कि भाई हमको इसमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, कोई भी बात उसको कहनी है, तो कोई ऑब्जेक्शन है तो भी वो 15 दिन का टाइम होता है उसके लिए। ठीक है, यदि जो बोरोवर है वो अगर पूरा नहीं जमा करता है पैसा, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या क्या स्टेप ले सकता है, वो बताया गया है। पहले कहा गया कि पोजीशन ले लेगा जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो जो असेट है, जो भी मॉर्गेज है, जो भी प्रबंधक है, जो भी एसेट, उस एसेट का पोजीशन ले लेंगे, मतलब प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ इसी को पोजीशन के साथ ही इनके पास ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लीज कर दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, या बेच भी सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, जिससे कि अपना पैसा वापस निकाल सके। ठीक है, बैंक। और अगर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो जो मान लीजिए असेट में कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं, ये भी एक स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए मैनेजर, जो कि इस सिक्योर्ड एसेट, जो भी उन्होंने एसेट प्राप्त किया है या पोजीशन लिया है या मैनेजमेंट इसका टेक ओवर किया है, उसको रन करने के लिए। ठीक है, इफ़ द बोरोवर पेज द, मान लीजिए जब जो बोरोवर है वो पूरा अपना ड्यू जो है, जो भी उसका बकाया धनराशि वो चुका देता है। ठीक है, जो भी चार्जेस है, जो भी एक्सपेंसेस लगे इस पूरे काम में, ट्रांसफ़र या सेल में, वो सब चीज़ें हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि जो फर्दर स्टेप्स होंगे वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया है। इन केस ऑफ जॉइंट फाइनेंस और कंसोरियम, अगर मान लीजिए जॉइंट फाइनेंस है, मतलब दो या दो से ज़्यादा बैंक या एज ए कंसोरियम कई बैंकों ने मिल करके कोई लेन दिया है, ठीक है, तो टू और मोर, तो क्या होता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो कब एक्शन लेंगे? जब टोटल रिप्रेजेंटेशन 60% से ऊपर का होगा। ठीक है, 60% मतलब क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 6 बैंक, मान लीजिए 10 बैंक है, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक लोन दिया 100 करोड़ का। तो अब ये कहा गया है कि जब इनमें टोटल 6 बैंक है, टोटल 60% अमाउंट, किसी ने 10 करोड़ दिया, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 20 करोड़, सब मिला, तो टोटल जब 60% की वैल्यू आ जाएगी आउटस्टैंडिंग की, तो अगर वो लोग जो कहेंगे वही किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब उनका एक तरह से उनका बहुमत हो जाएगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, इन केस द बोरो इज़ अ कंपनी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बोरोवर है जो कि कंपनी है और वो ड्यू तो पे कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका वो भी बंद हो रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है, मतलब कि बंद करी जा रही है। तो वाइंड अप के केस में क्या रहेगा कि पेरी पासू चार्ज लग जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर का भी, मतलब कि पेरी पासू चार्ज का मतलब क्या होता है? पेरी पासू का मतलब होता है कि जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उन सबका इक्वल फुटिंग यानी इक्वल राइट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी बैंक ने दे रखा है 1 लाख का लोन, ठीक है, दूसरे बैंक ने दे रखा है 2 लाख का लोन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब किसी की प्रॉपर्टी या किसी और एक ने रखा है 3 लाख का लोन। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है या कोई आदमी है वो बैंकरप्ट हो गया, तो अब उसके पास टोटल जो प्रॉपर्टी है वो, मान लीजिए हमने कहा कि टोटल कितना बकाया हुआ, 3 2 5 6 लाख रुपए का बकाया है उसके ऊपर, लेकिन जो प्रॉपर्टी उसके पास 1 ही लाख रुपए की है।
तो क्या होगा, इसको पेरी पासू चार्ज का मतलब हुआ कि उन तीनों ही बैंक्स को एक रेशियो में पैसा वापस मिलेगा उस प्रॉपर्टी, मान लीजिए वो 1 लाख की जब प्रॉपर्टी बेची जाएगी बैंक्रप्सी वाले आदमी की, तो उसको 1:3 की रेशियो, 1:2:3, मतलब कि पहले आदमी को मिलेगा सपोज 10,000, दूसरे को 20, फिर 30,000, ऐसे करके। या पहले को मिलेगा 1 लाख में से 20,000 रुपये, दूसरे को मिलेगा 40,000 रुपये, तीसरे को मिलेगा 60,000 रुपये, भले उनका बकाया जाता है। तो इसको बोलते हैं पेरी पासू चार्ज, ठीक है, ये तरीका होता है। ज़्यादातर वाइंडिंग अप के केसेस में ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, खासकर बैंक्रप्सी वगैरह हो तब, ठीक है। व्हेन द बॉर रिसीव द नोटिस, अगर अगर 13/2 में उसको नोटिस मिल रही है तो आपको पता है कि 60 दिन के, वो 15 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस का आप जवाब दे सकते हैं, मतलब उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं या उसमें अपना अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन अट्रैक्ट्स पेनल प्रोविजन अंडर सरफेसी एक्ट, ठीक है। यदि इसमें अगर मान लीजिए इसको कंप्लाई नहीं किया जाता है 13/2 की नोटिस वाले को, बिना नोटिस के मान लीजिए आप अगर बैंक उसको कवर अप करता है, तो फिर इसमें 1 साल की सजा भी हो जाती है। जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा इस पर्पज़ के लिए, वो सेल सर्टिफिकेट इशू करता है। फिर आती है सेक्शन 13 5A 5B एंड 5C। ये क्या करता है, इट अलाउज द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू इटसेल्फ बाय द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। ये इस बात का राइट देता है कि जो क्रेडिटर है वो चाहे तो प्रॉपर्टी स्वयं भी खरीद सकता है, ठीक है, सेक्शन 13 5A B और C वाले में। As per section 5A, where the sale of an immovable property for which a reserve price has been specified has been postponed for want of a bid of an amount not less than such reserve price, any officer of the secured creditor, if so authorized by the secured creditor, to bid for the immovable property on behalf of the। अगर सेक्शन 5 में कहा गया कि वो चाहे तो किसी से बिड भी करवा सकते हैं उसका प्राइस का, जो भी प्राइस उन्हें उचित लग रहा है उस हिसाब से, ठीक है। इसका राइट बैंक को दिया गया। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और डीएम्स असिस्टेंस फॉर टेकिंग पोजेशन, जो सिक्योर्ड एसेट है उसका पोजेशन लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट है उनका, और साथ ही साथ डीएम का क्या असिस्टेंस रहता है वो बताया गया है। व्हेन द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, और व्हेन द सिक्योर्ड एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट, द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन टेक द हेल्प ऑफ द चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और डीएम। तो जब भी प्रॉपर्टी बेचनी है या उसका पोजेशन लेना है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो डीएम या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हेल्प लेनी पड़ती है। ऑन सच रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द मजिस्ट्रेट और द डीएम और अथॉराइज्ड ऑफिसर एज द केस में भी शैल टेक पोजेशन। जब इनको रिक्वेस्ट कही जाएगी, जब ये अलाउ करेंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट, डीएम या अथॉराइज्ड पर्सन कोई भी चाहे उसका पोजेशन हासिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऑथराइज ऑफिसर जो भी होगा उसको पोजेशन लेने से पहले उसको 30 दिन के अंदर अंदर ये काम करना होगा, ये कहा होगा, ठीक है। मतलब ये नोटिस देनी पड़ेगी डीएम या सीएम से, जो है परमिशन है वो 30 दिन के पहले 30 दिन लेनी पड़ेगी, उसके अंदर मतलब उसके बाद ही वो ले सकते हैं पोजेशन। मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन सिक्योर्ड क्रेडिटर एआरसी टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर, ही मे पब्लिश अ नोटिस इन न्यूज़पेपर, ठीक है। जो भी एआरसी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जब वो पोजीशन लेगा तो वो लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल प्रेफरेबली इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी उसमें एक नोटिस पेपर में निकलवाया जाएगा जहाँ पर वो कंपनी कार्यरत है, ठीक है। सपोज कंपनी अगर बैंगलोर में कार्यरत है तो उसके लोकल एरिया बैंगलोर लगेगा, ये नहीं बैंगलोर में कार्य है तो आपने गोरखपुर में निकलवा दिया, ऐसा नहीं होता। On publication of such a notice, the director of the company immediately before the publication of notice shall be deemed to have vacated their office। ये मान लिया जाएगा नोटिस पब्लिश होने के बाद कि deemed to का मतलब कि मान लिया जाएगा कि जो कंपनी के डायरेक्टर है वो वहाँ से वो हो गए हैं, डिस्चार्ज होगा अपनी ड्यूटी से, ठीक है, वेकेट हो गया उनको ऑफिस। As an effect of this, any management contract between the borrower and any director or manager thereof shall be deemed to be terminated। इसके बाद क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोरोवर या किसी भी डायरेक्टर के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब मान लीजिए आपने नोटिस निकाली उसके बाद उसने बेच दी कंपनी किसी को प्राइवेटली, तो वो भी इनवैलिड मान लिया जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि नोटिस के साथ ही मान लिया जाता है कि डायरेक्टर उसकी पावर खत्म हो गई। On publication of the above said notice and then after the appointments of the director or administrator, all the property and effects of the business of borrower are deemed to be in the custody of director or the administrator so appointed। जब भाई ये नोटिस निकाला गया उसके बाद नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, नई टीम अपॉइंट किया, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया उस प्रॉपर्टी को, उस चीज़ को उस कंपनी को मैनेज करने के लिए या वाइंड अप करने के लिए, तो उस केस में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो भी बिलोंगिंग्स होंगी उनकी, वो सब चीज़ें भी उसमें इनकी हो जाएंगी, किसकी मतलब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसके हक, उसके राइट में आ जाएंगी सब। दे आर एम्पावर्ड टू टेक सच स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी टू टेक इनटू द कस्टडी ऑफ अंडर कंट्रोल एंड प्रॉपर्टी इफेक्ट एक्शनेबल क्लेम्स टू विच द बोरोवर इज एंटाइटल्ड। तो जो भी इफेक्ट्स का मतलब फिर से वही बात कही कि जो भी प्रॉपर्टी है, इफेक्ट्स है उसके मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब उनका प्रिंटर और उनका स्कैनर है वो भी समझ लीजिए आपका होगा, ये समझिए, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम्स जो भी हैं वो सब एंटाइटलमेंट किसका हो जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर का हो जाएगा। When the management of the business of the borrower, which is company is defined as Companies Act, taken over creditor, the following shall effect apply। जब मैनेजमेंट जब आप एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी का मैनेजमेंट टेक ओवर करते हैं तो क्या क्या चीज़ होती है, द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट लॉफुली अपॉइंट एनी पर्सन। उसके बाद क्या है, जब मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं वो लॉफुली किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, जो भी शेयर होल्डर का जो भी रिजोल्यूशन होंगे वो सब पास नहीं किए जा सकते हैं। यदि कोई रिजोल्यूशन पास भी करना है तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के रजामंदी से ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ किसी प्रकार का वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी बिना इसके सिक्योर्ड क्रेडिटर के कंसेंट के नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेब्ट, क्या क्या वो होगा मेजर्स हैं वो बताया गया है। एनी पर्सन इंक्लूडिंग द बोरोअर अग्रीड बाय एनी ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द सिक्योर क्रेडिटर ऑफ टेकिंग पोजीशन में रीड टू डीआरटी, ठीक है। भाई जो भी एक्शन अगर सिक्योर क्रेडिटर ने लिया है और जो बोरोअर है वो उससे नाखुश है, उसे लगता है उसके साथ गलत हुआ या नहीं होना चाहिए था, तो वो डीआरटी या डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जा सकता है विद इन 45 डेज, ठीक है। जो भी एक्शन लिया गया है उस एक्शन के 45 दिन के अंदर अंदर वो डीआरटी जा सकता है। हालांकि डीआरटी ने इसमें यह किया है कि इफ द डीआरटी डिक्लेयर्स द रिकोर्स टेकन, अगर डीआरटी ने यह कह दिया कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने गलत एक्शन लिया है तो फिर उस पर ऑर्डर को रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है। कहा यह गया है कि डिक्लेयर द रिकोर्स टू एनी वन और मोर मेजर्स एज इनवैलिड, अगर डीआरटी को लगेगा तो वो उस मेजर को जो भी एक्शन लिया गया था उसको इनवैलिड कर देगा या एक से ज़्यादा एक्शन को भी इनवैलिड कर सकता है। जो सिक्योर्ड एसेट्स पर पुराना मैनेजमेंट दोबारा मतलब उस कंपनी का जो भी कंपनी थी या जो पर्सन था उसका वापस पोजीशन भी रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अन्य डायरेक्शन भी अगर उचित लगता है डीआरटी को तो वो उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। द डीआरटी हैज डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल, जो भी डीआरटी है वो इसको 60 दिन के अंदर अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। जो भी एप्लीकेशन बोरोवर ने दी है उसको डीआरटी 60 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा। मैक्सिमम कहा गया कि जो डिले है वो 4 महीने, 60 डेज मतलब 2 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स खींचोगे तो 4 महीने, उससे ज़्यादा आप डीआरटी उसको नहीं लटका सकता, ठीक है। अगर 4 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसने बोरोवर ने जिसने आगे कहा है डीआरटी से कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं फर्दर रिकोर्स के लिए या हेल्प के लिए। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि वो 30 दिन के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल को ये ऑर्डर क्लियर करना होगा, जैसे उनको 60 दिन 30 दिन के अंदर है। और कोई भी ऐसी बोरोवर जो है अगर उसे एपेलेट ट्रिब्यूनल जाना है तो उसे 50% का अमाउंट जमा करना होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख का ऑर्डर हुआ था तो आप पहले 50,000 रुपये जमा करिए, उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। ये क्योंकि होता क्या था पहले कि लोगों ने मतलब उनके खिलाफ ऑर्डर हो गया तो वो पहले डीआरटी चले गए, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐसे करके टाइम पास करते रहते हैं और जिसका पैसा फंसा है वो परेशान होता है, इसलिए शर्त रखी गई है, ठीक है। हालांकि अगर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो चाहे तो उस 50% के अमाउंट को 25% भी कर सकता है। मतलब अगर 1 लाख का ऑर्डर हुआ है तो 50,000 वरना मिनिमम चाहे तो 25,000 तक भी जमा कर सकता है, अगर ट्रिब्यूनल चाहेगा तो। एपेलेट ट्रिब्यूनल पर डिपेंड करता है। Right of the borrower for compensation and cost. If the debt equity of the applicant borrower holds that possession of the secured asset by the secured creditor is not in accordance, अगर ऐसा लगता है कि जो सिक्योर्ड एसेट्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था उसने जो एसेट्स हथियाए हैं जो पोजीशन में लिए हैं या जो बेचे हैं वो राइटफुल नहीं है, मतलब उसने गलत किया है, तो ऐसे में बोरोवर को कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे में जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हुआ या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ वो लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो भाई उनका आप चीज़ जो भी आपने एसेट लिया उसको प्लस कॉम्पनसेशन कॉस्ट जो भी ट्रिब्यूनल चाहे या एपेलेट ट्रिब्यूनल चाहे वो लगा सकती हैं और उसको वापस करना पड़ेगा। With this, we have come to end of this chapter. I hope you like the session. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.